यूजर पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उसी का पासवर्ड आप देख के अपना लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद डेटाबेस को स्विच करेंगे, यूज। और जिस डेटाबेस पे हम काम कर रहे थे वो 1:30 PM करके था। इस डेटाबेस में आ गए हम। अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई हुई थी। उस टेबल पे हम लोगों ने इंसर्ट करना सीखा था, और कुछ सेलेक्ट के हमने वेरिएंट्स देखे थे। तो उसी टेबल पर आगे बढ़ेंगे और सेलेक्ट के और फर्दर वेरिएंट्स को देखेंगे। तो एक बार क्या टेबल हमारी थी वो देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये हमारी पोजीशन थी। चलो, तो इसमें कुछ रिकॉर्ड हमारे ऑलरेडी इंसर्टेड हैं, कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा बेटर हम लोग और समझ पाएंगे और बेटर क्लैरिटी हमारी आ पाएगी। अच्छा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। मान लो रोल नंबर 7, और यहाँ पर मैंने कर दिया एक संजय, और मार्क्स कर दिए 66.6। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया 8, नाम कर दिया मान लो इसे विजय, और मार्क्स कर दिए मान लीजिए 55.6। तो थोड़ा सा डेटा मैंने और इंसर्ट कर लिया, सो डैट जो आज हम पढ़ना चाहते हैं उसको और सही से समझ पाएंगे। अब आज हमें जो सीखना है वो लास्ट क्लास का ही कंटिन्यूशन रहेगा। तो लास्ट क्लास में हमने वेयर के बारे में एक ओवरव्यू लिया था, आज उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं इस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को नहीं देखना चाहता, सिर्फ पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फिल्टर करके देखना चाहता हूँ। मान लीजिए जिसका रोल नंबर 1 है, मुझे बस उसका डेटा देखना है। तो आप क्या करते हैं, टेबल के नेम के बाद वेयर क्लॉज लगाते हैं, और वेयर के साथ आपको एक कंडीशन बतानी होती है। वो कंडीशन
जिस जिस रो में मैच होगी वो रोज फिल्टर होकर रिजल्ट में आएंगी। तो मैंने लिखा रोल नंबर के बेस पर, तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो अब जहां जहां पर रोल नंबर 1 होगा, वहां वहां पर जो रिकॉर्ड है वो रिजल्ट में आएंगे। तो अब एक ही रिकॉर्ड ऐसा है जिसका रोल नंबर 1 है हमारे में। तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उन स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट है जिनके मार्क्स मिसिंग हैं, जिनके मार्क्स अभी तक नहीं आए हैं, उनका डेटा दिखा दो। तो जब आप ऐसा करने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, कंडीशन इस बार किस पर लगाएंगे, मार्क्स पर। वेयर मार्क्स इज इक्वल टू नल। अब जब आप नल लिखेंगे तो आपका हाथ कहीं रुकेगा, जैसे शायद रुका होगा कि ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। तीनों पॉसिबिलिटी आपके ब्रेन में आ गई होंगी, है ना। तो अब पहला पॉइंट, एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती। आप लोअर केस में लिखो, अपर केस में लिखो, मैटर ही नहीं करता। यानी कि दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम। हाँ, अब पॉइंट आता है कि ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे। तब आप देखो, मार्क्स कॉलम फ्लोट टाइप का कॉलम है, तो डबल कोट्स के अंदर हमें सिर्फ तब कोई वैल्यू लिखनी होती है जब वो वैरकर कॉलम में कंपेयर हो रही है। और जो नल है वो एक स्पेशल वैल्यू है। अगर कोई वैरकर कॉलम भी होगा और नल कंपैरिजन करना होगा तो बिना डबल कोट्स के ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स इज इक्वल टू नल, तो हमारे हिसाब से एक और एक दो रिकॉर्ड फिल्टर होकर आने चाहिए। बट ऐसा लगता नहीं है जो कि यहाँ पर आया। तो अब यहाँ पर हमें आज सीखना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे लिए जनरली कुछ सिंबल्स होते हैं जिनसे हम कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या कुछ कंपैरिजन वाला काम कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स में एक कैटेगरी होती है जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर कैटेगरी के अंदर एक आता है इक्वल ऑपरेटर और एक आता है इज ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर और इज ऑपरेटर दोनों हमारा मैच करने के लिए यूज करे जाते हैं सेम डेटा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि जो इक्वल ऑपरेटर होता है ये हमारा नॉट नल वैल्यूज को कंपेयर करता है, और जो इज ऑपरेटर है ये नल वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो अगर कभी भी आपको नल कंपेयर करना है तो इक्वल टू साइन से नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर होता है जिसका नाम है इज ऑपरेटर। और इस ऑपरेटर को सिंबल नहीं, एक, तो इस तरह से इस ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, अपना इक्वल कंपैरिजन वाला काम करते हैं, स्पेशली नल कंपेयर करने के लिए। नॉट नल कंपैरिजन करोगे तो आपका इक्वल से ही होगा। जैसे आप लिखो यहाँ पर वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, फिर आपने लिख दिया रोल नंबर इज 1, हो सकता है चल जाए, एरर। तो नॉट नल वैल्यू इससे कंपेयर नहीं होगी, नॉट नल वैल्यू इक्वल साइन से कंपेयर होगी। तो वेयर वेयर के साथ यहाँ पर हमारी कंडीशन थी। अब इस कंडीशन के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स पहले पढ़ने होंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
To implement where condition, we use following comparison operators. कंपैरिजन ऑपरेटर, दूसरी तरफ उसका मीनिंग। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में पहला वाला था हमारा इक्वल, और इसका मीनिंग होता है हमारा नॉट नल कंपैरिजन, नॉट नल वैल्यूज कंपैरिजन इज नल वैल्यूज कंपैरिजन। तो अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए यहाँ पर मुझे वो सारे स्टूडेंट का डेटा देखना है जिनके मार्क्स मिसिंग नहीं हैं, जिनके मार्क्स मिसिंग नहीं हैं। तो जैसे इज होता है, इज नल, इसी तरह से इज नॉट नल भी होता है। तो इज नॉट, तो एक ऑपरेटर हो गया इज, एक होता है इज नॉट। इज नॉट हमारा नॉट इक्वल कंपैरिजन का काम करता है। तो जहां जहां पर मार्क्स की वैल्यू नल नहीं होगी, वो रिकॉर्ड हमारे फिल्टर होकर आ जाएंगे। देखो, तो ये वो रिकॉर्ड्स देखने को मिल गए मुझे जहां पर आपके मार्क्स मिसिंग नहीं है। इज नल कंपैरिजन करता है, इज नॉट हमारा नॉट नल कंपैरिजन करता है। अब इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मुझे रोल नंबर 1 का डेटा नहीं देखना है, बाकी सबका देखना है, तो क्या ऐसा सही रहेगा? वेयर रोल नंबर इज नॉट 1। भाई यहाँ पर तो वैल्यू हमारी अवेलेबल है। इज नॉट तब यूज करते हैं जब नल के अलावा कुछ कंपेयर करना हो, और ये नल थोड़ी है। तो इसके लिए फिर कैसे कंपेयर करेंगे? उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है एक्सक्लेमेशन इक्वल, तो ये होता है नॉट नल, दिस इज कॉल्ड नॉट नल। तो रोल नंबर 1 कंपेयर नहीं होगा, बाकी सब आ जाएंगे। दूसरा तरीका होता है एंगल ब्रैकेट का पेयर। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ये भी नॉट नल हमारा आता है। नॉट इक्वल कंपैरिजन होता है हमारा, ठीक है। तो दिस वन नॉट इक्वल कंपैरिजन फॉर नॉट नल वैल्यूज। दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं।
अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे इस टेबल से सिर्फ उन स्टूडेंट्स का डेटा देखना है जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, और फर्स्ट डिवीजन का जो हमारा क्राइटेरिया हम मान के चलते हैं वो 60 वाला मान के चलते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 60 या उससे अबव हैं तो वो फर्स्ट डिवीजन माना जाए, और बस उसी को मुझे देखना है, बाकियों को नहीं देखना है। तो वेयर मार्क्स, तो अब यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन ऑपरेटर, जो हमने कभी थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा, ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल 60। सोचो अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन लगा दूं और किसी के मार्क्स एग्जैक्ट 60 हो तो फिर वो मिस हो जाएगा। तो ग्रेटर और इक्वल साथ में लेके चलना चाहते हैं तो ये वाले हो गए। तो ये वो स्टूडेंट्स हो गए जिनके मार्क्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमारे वाले में कोई 60 वाला है नहीं, तो इसीलिए अगर सिर्फ ग्रेटर भी लगाओगे तो भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमारे में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके एग्जैक्ट 60.0 आए हों। अब अगर आपसे कहा जाए इसका अपोजिट, मुझे वो स्टूडेंट का डेटा दिखाओ जो फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुए हैं, बाकी चाहे वो फेल हो गए हैं, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन नहीं आए हैं। तो जैसे ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है ऐसे ही लेस देन, अब यहाँ इक्वल टू नहीं लगाना है, क्योंकि जिसके एग्जैक्ट 60 आए होंगे वो तो फर्स्ट डिवीजन आ ही गया। तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन लगाएंगे इस बार। ठीक है, तो तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुए हैं। नल के साथ ग्रेटर देन और लेस देन कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। ना नल लेस देन में आएगा ना ग्रेटर में आएगा, नल सिर्फ इसके साथ कंपेयर हो सकता है। अब मान लीजिए मुझसे कहा गया कि मुझे क्या करना है, रोल नंबर 7 8 9 के रिजल्ट को देखना है। जिसका रोल नंबर 7 8 9 है उनके डेटा को दिखा दो। अगर 7 है तो दिखा दो, 8 है तो वो भी दिखा दो, 9 है तो दिखा दो, इनमें जो नहीं है उन्हें मत दिखाना। मना मत करना कि है नहीं हमारे पास, जो होगा उसको दिखा देना, अदरवाइज इग्नोर हो जाए। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 7, तो ये तो एक का ही आएगा। अब आपने कहा कॉमा 8, तो ये आप सिंगल वैल्यू मानेगा कि रोल नंबर कॉलम में कोई वैल्यू ऐसी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी वैल्यू है? नहीं। तो ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि तीनों में से कोई सी भी कंपेयर कर लेगा, तीनों कंपेयर कर लेगा, नहीं। इक्वल कंपैरिजन एक बार में एक ही वैल्यू कंपेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी कॉलम में मल्टीपल वैल्यू कंपेयर कराना चाहते हैं, जो जो मैच हो जाए उसका रिजल्ट आ जाए, तो उसके लिए इन ऑपरेटर होता है। इन इन ऑपरेटर में आप
ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को कॉमा लगा कर लिखते हैं। तो अब इसका मतलब है रोल नंबर कॉलम में ये तीनों वैल्यू सर्च करी जाएंगी। जो वैल्यू हिट हो जाएगी, जो वैल्यू मिल जाएगी, उसका डेटा ला कर दे दिया जाएगा। जो नहीं मिलेगी, उसका डेटा नहीं आएगा, लेकिन एरर नहीं आएगी कि ये डेटा तो है ही नहीं। चलो, 7 और 8 का आ गया, 9 का नहीं है, कोई बात नहीं। तो अगर आप किसी एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यू कंपेयर करना चाहते हैं, तो इक्वल ऑपरेटर से नहीं करते हैं, फिर इन ऑपरेटर से आपको करनी होगी। अब अब मैं ये देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स हमारा 55 से 60 के बीच में है। 55 से 60 के बीच में 55 भी शामिल हो जाए और 60 भी शामिल हो जाए। या एक काम करते हैं, 60 वाले की तो फर्स्ट डिवीजन आ गई होगी, 59.9 वाले को लेकर आते हैं ताकि देखें तो उसका कितना रह गया फर्स्ट डिवीजन आने से। तो वो सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 55 से 59.9 की रेंज में आ रहे हैं, वो देखने हैं। तो जब आप किसी कॉलम में एक रेंज की वैल्यू ढूंढते हैं, तो उसके लिए बिटवीन ऑपरेटर होता है, वेयर मार्क्स बिटवीन। अब बिटवीन के आगे ब्रैकेट नहीं लगाना है, बिटवीन के आगे पहली वैल्यू बताओ कहां से शुरू करें, हमने कहा 55 से एंड। अब बताओ कहां तक मानकर सर्च करें, हमने कहा 59.9 मानकर सर्च कर लो। तो अगर किसी के मार्क्स 55 हैं, 55.1 है, 55.2 है, 60 है, तो इस रेंज में कोई भी आता है, तो इट इज लाइक ए रेंज। इस रेंज में जितने भी आएंगे वो सब हमारा हिट होंगे। दो ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में आए हैं, और ये दोनों एंड पॉइंट इंक्लूसिव हैं। अगर किसी के 55 आते तो वो भी सेलेक्ट होकर आता, और किसी के 59.9 होते तो वो भी सेलेक्ट होकर आता। तो बिटवीन ऑपरेटर किसी कॉलम के अंदर एक रेंज में अगर आप सर्च करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। बिटवीन का किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कोई एग्जांपल दे सकते हो? चलो, मैं एक टेबल इमेजिन कराता हूं, इसमें कोशिश करना बताने की कि बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एम्प्लॉय नाम की टेबल है। अब इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, एम्प्लॉय का नेम कॉलम है, और एम्प्लॉय की सैलरी रखी है। अब सोचो कुछ कहीं पर बिटवीन का इस्तेमाल किया जा सकता हो सैलरी में। मैं उन एम्प्लॉयज को देखना चाहता हूं जिनकी सैलरी 25,000 से 35,000 के बीच में है ना? तो ऐसा करने के लिए आप बिटवीन यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हम
एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई बैंक की ट्रांजैक्शन टेबल है। अब इसमें जितने ट्रांजैक्शन आप करते हो, उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट है। वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई, डेबिट हुई, मान लो एक ही में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन का टाइप, क्रेडिट है या डेबिट है, जो भी यहाँ लिख कर आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मोड, ट्रांजैक्शन जो हुई है वो यूपीआई है, नेफ्ट है, कैश है, क्या है, वो सब यहाँ लिख कर आएगा। और यहाँ पर डेट है। अब बहुत सारा डेटा यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। अब बताओ यहाँ बिटवीन का यूज कहाँ हो सकता है? डेट में। डेट और अमाउंट दोनों पर बिटवीन अच्छा यूज हो सकता है। मुझे इस डेट से इस डेट के बीच का डेटा देखना है। तो आप जनरली अपना जब बैंक की ऐप में अपना स्टेटमेंट निकालते हो, तो उसमें यही तो होता है, बिहाइंड द सीन आप क्या कर रहे होते हो, आप बता रहे होते हो इस डेट से इस डेट के बीच का ट्रांजेक्शन दे दो। तो बिहाइंड द सीन जो आप मोबाइल ऐप चला रहे हो या बैंक की वेबसाइट चल रही है, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई एसक्यूएल क्वेरी चलती होगी जिसमें बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता होगा। सेम अमाउंट में कर सकते हो कि भाई मुझे इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो दिखा दो। तो इस तरह से अच्छा यूज केस है हमारा बिटवीन का। ठीक है। अब इनका यूज बता सकते हो यहाँ पे इसी डेटा में कहाँ हो सकता है अच्छा इनका यूज? टाइप और मोड में शायद कर पाओ। मोड में ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मोड में आपका कैश, यूपीआई, नेफ्ट, आईएमपीएस है ना, इतने सारे हैं। अब हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ देखना चाहते हैं यूपीआई और नेफ्ट वाला। तो आप इस पे लगा दो वेयर मोड इन ब्रैकेट में यूपीआई और आपका नेफ्ट। चलो, तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो में हम इन एसक्यूएल के ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बनाए गए हैं, एक जनरल एग्जाम्पल लेकर बनाए गए हैं। हम प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट टेबल को कंसीडर कर रहे हैं। तो हो सकता है कोई दूसरा आपका फ्रेंड कहीं पढ़ रहा हो तो वो एम्प्लॉय टेबल पर पढ़ रहा हो, ये सारी बात है। कोई तीसरा फ्रेंड बैंक के डेटा पर पढ़ रहा हो। तो कोई भी एग्जाम्पल एक लेना पड़ता है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। आपको जनरलाइज मैनर में चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, तो बिटवीन क्या है ये हमारी समझ में आ गया। कंपैरिजन इन ए रेंज। अब मान लीजिए इस बार मुझे क्या करना है, वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम एस लेटर से शुरू होता है। अब एस के बाद चाहे उनके नाम में संजय आए, चाहे संजू आए, सचिन आए, सोनू आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का नाम पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने एस का एग्जांपल लिया, तो मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंडीशन को बनाने के लिए किसी भी कॉलम के स्टार्टिंग की वैल्यू जानते हैं, आगे क्या हो सकती हैं वो आप नहीं जानते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आप यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर। नेम लाइक। लाइक के दो डिक्शनरी मीनिंग होते होंगे। एक वही फेसबुक जैसा लाइक पसंद करना, दूसरा लाइक माने होता है तरह, लाइक दिस, है ना। तो वहां पर यहाँ पर जो साउंड है लाइक का वो तरह जैसा है, इसकी तरह, वेयर नेम लाइक। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लाइक ऑपरेटर है वो किसी वैरकर कॉलम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इट इज नॉट ए रूल। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि आप वैरकर कॉलम पर इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अब वेयर नेम लाइक, अब हम जानते हैं कि वैरकर कॉलम में जब भी कोई कंडीशन लिखकर हम मैच करेंगे, तो हमेशा वो वैल्यू जो मैच कराना चाहते हैं स्ट्रिंग में लिखनी होती है। तो वेयर नेम लाइक। अब लाइक ऑपरेटर ये कह रहा है कि अगर आप पहला करेक्टर जानते हो तो उसको एज इट इज लिख दो। हमने कहा ठीक है एस। अब इसके बाद
कितने करेक्टर आने चाहिए ये आप नहीं जानते हो। तो लाइक ऑपरेटर में दो सिंबल यूज होते हैं। एक सिंबल होता है परसेंटेज, एक सिंबल होता है अंडरस्कोर। परसेंटेज सिंबल का मतलब होता है हमारा 0 to n करेक्टर्स, और अंडरस्कोर का मतलब होता है 1 करेक्टर। तो अब अगर मैं लाइक में एस के आगे परसेंटेज लगा दूं, तो इसका मतलब है कि अब मैं इस क्वेरी में ये कह रहा हूं कि मुझे स्टूडेंट टेबल से वो सारे रिकॉर्ड ला कर दे दो जहां पर नेम कॉलम की वैल्यू इस तरह हो कि उसका पहला लेटर एस हो, और उसके बाद फिर चाहे कितने भी करेक्टर आते हो, और अगर ना भी आते हो, किसी का नाम सिर्फ एस हो, तब भी मैच कर लो। और एस के आगे अगर 10 करेक्टर आते हो तो भी मैच कर दो, 100 करेक्टर आते हैं तो भी मैच कर दो। डेट मीन्स 0 to n करेक्टर की बात हो रही है। तो आ गए सोनू। तो परसेंट का मतलब इस वाले में 3 हो गया, और यहाँ परसेंट का मतलब 3 5 हो गया, तो कितने भी हो सकते हैं। तो परसेंटेज सिंबल लाइक ऑपरेटर में 0 to n करेक्टर का यूज करता है। अब मुझे जरा कमांड लिख के दिखाओ, जिनका नाम यू लेटर से एंड होता है वो सारे स्टूडेंट का डेटा देखना है। जिनका नाम यू लेटर से एंड होता है उनका डेटा दिखाओ। हम्म, ये आता रहा है ना, दिस वन, हाँ। पासवर्ड आप भूल गए हैं। हाँ, तो अब अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, वैसे तो याद आएगा नहीं पासवर्ड। तो सेटअप है इसका माई सिक्वल का? नहीं है, तो इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। सेटअप नहीं पता कहाँ है? अनइंस्टॉल तो यहाँ से ही होगा, लेकिन सेटअप कहाँ रखा होगा वो तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी इसको हटाना ही सही है, क्योंकि अब चलेगा तो है ही नहीं, है पासवर्ड नहीं पता तो। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट दिखाओ, एंटर करो। तो कोई और बना लो। तो अगर देखो मेरे वाले डेटा के हिसाब से लास्ट में यू वाले बहुत है मेरे, आपके में अगर कोई और है तो उसके हिसाब से सोच लो, कमांड है ना। चलो, जिनका ये वाला आ गया है, अब वो अगला काम करके दिखाएं। वो सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर करें जिनके नाम की स्पेलिंग में आई लेटर आता है, चाहे बीच में आए, चाहे शुरू में आए, चाहे कहीं आए। अगर किसी के नाम में आई लेटर आता है तो रिजल्ट में आना चाहिए। ये जितने माई को लिखे ना सारे इंस्टॉल कर लो पहले, फिर बताना मुझे। हम्म, ठीक है।
तो आपके में नेम कॉलम की स्पेलिंग गलत हो गई ना। NMAE हो गई है। NMAE। आपका प्लेटफॉर्म सपोर्ट करना चाहिए विंडोज। कौन सी विंडो है इसमें? अगर उसमें सपोर्ट होता है तो चलेगा, नहीं होता है तो नहीं चलेगा। सेटअप कहाँ है बताओ इसमें। डाउनलोड में होगा नहीं? तो पड़ा होगा क्या किया था यहाँ पे। मेरा अब फिलहाल इसी को चला लो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब पासवर्ड इसका रूट दे दिया है मैंने, लोअर केस में। अब यहाँ से चलाओगे तो चल जाएगा। हाँ जी। बताओ। नहीं तो इस तरह से करोगे तो इसका मतलब हो गया कि जो एंड होता है आई से, अब आपका आई से एंड वाला तो कोई है ही नहीं। बीच में आई आता तो उसका अलग ऑपरेटर लगेगा। चलो देखते हैं, भी समझाते हैं। देखो भाई, जो दो काम मैंने दिए थे वो कैसे होंगे हमारे। तो पहला, जहां पर लास्ट में यू आता है मेरे में, तो इट इज लाइक स्टार्ट्स विद और इट इज लाइक एंड्स विद। तो परसेंटेज यू, लास्ट यू से होगा, उसके पहले कितने भी करेक्टर आए, जैसे मेरे में सोनू यू लास्ट में, मोनू, चिंटू, पिंटू, ऐसे करके। अब किसी के नाम में आई लेटर आता हो, कहीं भी आता हो, तो परसेंटेज आई परसेंटेज। इसका मतलब आई से पहले कितने भी करेक्टर आ सकते हैं, ना भी आए तो भी चलेगा, कितने भी आ जाएं तो भी चलेगा। आई के बाद कितने भी करेक्टर आए फर्क नहीं पड़ता। चिंटू आई, आई से पहले दो करेक्टर, आई के बाद तीन करेक्टर, यहाँ पर एक है यहाँ पर ये है। तो इस तरह से हम लाइक ऑपरेटर में परसेंटेज सिंबल का यूज कर सकते हैं 0 to N करेक्टर को मैच करने के लिए। अब इमेजिन करो, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे वो सारे नाम ढूंढने हैं जिसमें आई के बाद कितने भी करेक्टर आए, लेकिन आई से पहले कोई एक ही करेक्टर आना चाहिए बस। आई से पहले एक ही करेक्टर आना चाहिए, इसका मतलब यहां तो सही है, यहां पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? अंडरस्कोर।
अंडरस्कोर सिंगल करेक्टर को मैच करता है, तो इस पूरे का मतलब इसको आप पैटर्न कह सकते हैं, है ना, काइंड ऑफ पैटर्न। तो लाइक ऑपरेटर पैटर्न पे मैचिंग करता है, और उस पैटर्न को बनाने के लिए परसेंटेज और अंडरस्कोर दो सिंबल यूज होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पहला करेक्टर कुछ भी हो सकता है, उसके बाद आई आना चाहिए दूसरा करेक्टर, उसके बाद फिर कितने भी करेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे वाले टेबल के डेटा के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वही आ रहा है। देखो आई से पहले एक ही करेक्टर है, वही मैच हो रहे हैं, बाद में कितने भी हो सकते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे वो सारे रिकॉर्ड मैच करने हैं जिनका नाम सिर्फ चार करेक्टर का है, तो क्या लिखना होगा? तो चार बार अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो दो ही मेरे पास मेरे टेबल के अंदर जो डेटा है उसमें दो ही ऐसे एंट्री हैं जिनमें नेम चार करेक्टर का है। तो इस तरह से लाइक ऑपरेटर का यूज किया जा सकता है। तो लाइक के पहले नॉट लगा दो तो नॉट लाइक हो गया। दैट मीन्स जो लाइक पैटर्न बना रहा है वो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी मैच हो जाए तो नॉट लाइक काम करेगा, लाइक दिस। तो अब मैंने यहाँ पर वेयर नेम नॉट लाइक, तो ये पैटर्न कह रहा है ये मैच मत करो, बाकी कुछ भी मैच कर लो, तो नॉट लाइक लगा दो। अब वापस से इस पॉइंट पर आते हैं जो हमने ये वाली कंडीशन रखी थी, जहां पर हम उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनका नाम आई लेटर कंटेन करता है। अब मुझे साथ में एक और कंडीशन दे दी गई कि भाई जिनके नाम में आई लेटर आता है एज वेल एज वो फर्स्ट डिवीजन वाले भी होने चाहिए। अब दो कंडीशन के साथ अगर मुझे काम करना होगा तो कैसे करेंगे? तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, कंडीशन वन। अब यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन लगाऊंगा। तो जब दो कंडीशन आप लगाते हो तो इन दोनों कंडीशन को आपको कंबाइन करने के लिए दो ऑपरेटर दिए गए हैं, एक का नाम है एंड ऑपरेटर और एक का नाम है और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ये कहता है कि जब दोनों ही कंडीशन मैच होंगी तब रिकॉर्ड फिल्टर होगा। ठीक है। और कहता है इफ एनी मैच्ड, कोई भी एक मैच होगी तो ये होगा, तो मैं करके दिखाऊंगा। तो मैंने ये लिखी पहली, तो पहली कंडीशन हो गई दिस वन, दिस इज योर कंडीशन वन। अब दूसरी कंडीशन बताओ किस कॉलम पे लगाना चाहते हो? ये तो पहली कंडीशन नेम कॉलम पर हो गई। अब दूसरी कंडीशन में लगाना चाहता हूँ मार्क्स कॉलम पर, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन।
और भी लगा सकते हो, हमने कहा। अब इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा, तो इन दोनों को यहां पर कंबाइन करना पड़ेगा। या तो आप कंबाइन करने के लिए एंड का यूज करेंगे या और का यूज करेंगे। अब जो एंड ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर कैटेगरी में नहीं आता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर कैटेगरी में आता है। लॉजिकल ऑपरेटर। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है, इसका काम होता है दो बुलियन वैल्यू को कंबाइन करके सिंगल बुलियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, सिंपल तौर पे एंड का यूज करते हैं। चलो मैं लिख दूंगा थ्योरी में। जब दोनों कंडीशन के मैच होने पर आप रिकॉर्ड को फिल्टर करना चाहते हैं, तो देखो एक ही आया जिसके नाम में आई लेटर है, एज वेल एज जिसके मार्क्स 67 है। अब अगर मैं यहां पर एंड की जगह और लगा दूं, तो इसका मतलब है एनी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जिसके मार्क्स 67 है वो भी आएगा, भले ही उसके नाम के लेटर में आई आई या ना आए। या जिसके नाम के लेटर में आई आ रहा है वो भी आएगा, भले ही उसके मार्क्स 60 आए या ना आए, दोनों कंबाइन होकर आ जाएंगे। देखो चिंटू में आई आ रहा है, आ गया, जबकि मार्क्स 67 नहीं है। इसके नाम में आई नहीं है, फिर भी आया है क्योंकि इसके मार्क्स 67 है। तो ऐसे ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, यहां बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक तो आपका एंड हो गया। ये आपको ट्रू देता है इफ बोथ कंडीशंस आर मैच्ड। और ये ट्रू देता है इफ कोई भी कंडीशन अगर मैच हो रही है तो ये आपको लॉक कर देगा। एक और कैटेगरी होती है हमारे ऑपरेटर्स की, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर का पर्पस क्या है वो देखते हैं एक बार। मान लीजिए मैं सारे स्टूडेंट के मार्क्स 2 नंबर बढ़ाकर देखना चाहता हूँ। टेबल में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैं देखूंगा तो सबके मार्क्स 2 2 नंबर बढ़ाकर मुझे देखने चाहिए। ऐसा मैं सामने वाले को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन टेबल में कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो आपने क्या करा, सेलेक्ट मार्क्स +2। आप ऐसा कर सकते हैं। तो किसी भी कॉलम को जब आप सेलेक्ट करते हैं और वो कॉलम अगर न्यूमेरिक है, तो आप उस न्यूमेरिक कॉलम पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं सेलेक्ट करते समय, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जैसे मैं कर रहा हूं, तो सेलेक्ट मार्क्स +2,
फ्रॉम टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट्स। 72.3 के 74.3 हो गए, 56.8 के 58.79 समथिंग, ऐसे करके आए। तो कई बार जब कोई नंबर फ्लोट होता है और उसमें मैं प्लस माइनस करता हूं, तो उसके रिजल्ट थोड़े से अनएक्सपेक्टेड से दिखाई देते हैं। जैसे 72.3 में +2 किया जाए तो सीधे सीधे 74.3 आ जाना चाहिए था, जबकि 74.3 तो आया है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया है। फ्लोटिंग अर्थमेटिक के साथ ये चैलेंजेस कई बार देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आपसे कहूं सर, प्लस की जगह माइनस करना चाहूं तो, मल्टीप्लाई करना चाहूं तो आप अपने तरह से ये सब करके देख सकते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस हो गया, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लाई करता है, एंड दिस वन इज फॉर डिवीजन। तो एंड लगाए ना आपने, तो ऐसा कोई होगा नहीं जो आई से, जिसके नाम में आई आए और मार्क्स 60 से ऊपर हो आपके। और मैं अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू की तो आ जाएगा आपके टेबल में, ऐसा कोई डेटा होगा ही नहीं। एक और ऑपरेटर है जिसका यूज अब हम अगले वाले कॉन्सेप्ट को सीखने में करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटर है सेट इक्वल, एक होता है सिंपल इक्वल। तो जब सिंपल इक्वल होता है तो वो कंपैरिजन का काम करता है। लेकिन अगर मैं इक्वल के पहले सेट कीवर्ड लगा दूं, अब ये सेट इक्वल हो गया, अब ये कंपेयर का काम नहीं करता, अब ये वैल्यू को अपडेट या वैल्यू को रिप्लेस करने वाला काम करता है। इसको मैंने अभी कभी यूज करके नहीं दिखाया, अब हम इसको सीखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमें क्या करना है। अगर आपसे कहा जाए सबके मार्क्स +1 कर दो, सबके मार्क्स +1 कर दो, सीन क्या रहा होगा। यूनिवर्सिटीज हो, जितने भी एग्जाम हुए हर सब्जेक्ट के, हो सकता है कहीं किसी एग्जाम में कुछ मिसप्रिंट हो गए, 1 नंबर का क्वेश्चन, और यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा सबको 1 नंबर दे दो। तब मुझसे कहा गया जिसके जितने मार्क्स आए हैं सबका 1 नंबर बढ़ा दो, टेबल में जाके चेंज कर दो। अब मुझे इंसर्ट नहीं करना है, इंसर्ट का मतलब होता है नई रिकॉर्ड इंसर्ट करना। जो इंसर्टेड रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं में जो मार्क्स कॉलम है उसको क्या करना है, मुझे अपडेट करना है। तो ऐसा करने के लिए अपडेट नाम की कमांड होती है। अपडेट कमांड का काम होता है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग
हमारे पास डेटा है, उसको मॉडिफाई करना, उसको अपडेट करना। तो अब अपडेट कमांड के आगे हम टेबल का नाम बताते हैं, किस टेबल को अपडेट करना है। अपडेट टेबल स्टूडेंट्स। उसके बाद आप बताएंगे कि आपको किस कॉलम की वैल्यू सेट करनी है। सेट, किस कॉलम की वैल्यू सेट करनी है, मार्क्स इज इक्वल टू। अब बताओ क्या वैल्यू सेट करनी है। तो अब अभी एंटर नहीं करेंगे, सिर्फ समझना है। मान लो मैंने यहां पर बंद कर दी, तो इसका मतलब है कि मार्क्स कॉलम की वैल्यू वन सेट हो जाएगी। हम वन नहीं सेट करना चाहते, जो मार्क्स है उसमें प्लस वन करके सेट करना चाहते हैं। तो यहां लिखेंगे मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस वन। तो अब इसका मतलब है कि मार्क्स कॉलम की वैल्यू जिस रो में जो भी है उसमें प्लस वन करके वापस से अपडेट कर दी जाएगी। मार्क्स कॉलम की वैल्यू जिस रो में जो भी आ रही है, पहली रो में 72.3 है, प्लस वन करो, वापस से उसमें अपडेट कर दो। दूसरी रो में आओ, तो इस तरह से ये कमांड मार्क्स कॉलम की सारी रोज को अपडेट हमारा कर देगी। जिसके जितने मार्क्स होंगे वो हमारे हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, यहां पर ये कंपेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम किसके साथ यूज कर रहे हैं इसे, सेट के साथ। जब इक्वल ऑपरेटर का यूज वेयर के साथ होता है, वेयर के साथ, तो ये कंपैरिजन करता है। और जब इक्वल का यूज सेट के साथ होता है तो ये वैल्यू को अपडेट या असाइन या रिप्लेस करने वाला काम करता है। ठीक है, ये लो 72.3 का 73.3 हो गया, 42.5 का, तो सबके मार्क्स एक एक बढ़ गए। नल वैल्यू पर किया गया कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का रिजल्ट ही रहता है, तो कोई चेंज हमारा नल वैल्यू में नहीं आया इसलिए। तो आई गेस लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर गलत रिकॉर्ड एंटर हो गया है तो उसको चेंज कैसे करेंगे। तो अपडेट कमांड से किसी भी रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लो सीन ये हो सकता था कि जिसका रोल नंबर 2 है वो ये कह रहा है कि मेरे मार्क्स इतने कम आ ही नहीं सकते, मैंने एकदम बढ़िया पेपर दिया था। तो उसने स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दिया कि मेरी कॉपी दोबारा चेक करो। और जब दोबारा उसकी कॉपी चेक हुई तो पता चला कुछ पेजेस चेक हो नहीं रह गए थे। अब उसके 15 नंबर बढ़ाने हैं हमारे लिए, सबके नहीं बढ़ाने हैं इस बार, सिर्फ पर्टिकुलर एक रो में बढ़ाने हैं। तो मार्क्स कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है, सारी रो के लिए नहीं, किसी एक रो के लिए चेंज करनी है। तो अब जब भी हमें अपने टेबल पे कोई भी ऑपरेशन करना है और वो सारी रोज के लिए नहीं करना है, तो हमेशा वेयर लगाकर रोज को फिल्टर किया जाता है। चाहे सेलेक्ट करने वाला ऑपरेशन हो, चाहे अपडेट करने वाला हो, या आगे और भी ऑपरेशन आएंगे जहां पर सारी रोज को कंसीडर नहीं करना है, स्पेसिफिक रोज पर आप काम करना चाहते हैं, तो वेयर लगाकर उन रोज का क्राइटेरिया अपना डिफाइन करते हैं। तो अपडेट के साथ ही वेयर का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर अब अपडेट स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 15। अब एंटर नहीं करना है वरना सबके 15 बढ़ जाएंगे। पर्टिकुलर क्राइटेरिया पर जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनके बढ़ाने हैं। तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो जहां जहां पर रोल नंबर 2 होगा सर एक ही जगह होगा। तो क्वेरी का कहना यह है कि हम तो पूरी टेबल में जाकर चेक करेंगे, जहां जहां रोल नंबर 2 मिलेगा उन सबके मार्क्स को बढ़ाकर प्लस 15 कर दिया जाएगा। 45 वाले के 58 हो गए। अब बाकियों के जैसे थे वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अपडेट कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम की सारी रोज को अपडेट कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम की जो हमारी कंडीशन है उससे मैच होने वाली रोज हैं उनको अपडेट किया जा सकता है। अब क्या एक बार में हम दो कॉलम की वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, जैसे अभी दोनों ही अपडेट कमांड में हमने मार्क्स कॉलम की वैल्यू अपडेट करी है। तो अब
क्या ऐसा हो सकता है, इमेजिन करो कि जिसके मार्क्स हमारा 58.5 हैं, उसके मार्क्स 59.5 थे, और उसका नाम मोनू नहीं था, उसका नाम मोन्टू था। टी लिखने से रह गया आपसे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। अब दोनों बातें सही करनी है मुझे। जिसका रोल नंबर 2 है, उसका नाम भी सही करना है और उसके मार्क्स भी सही करने हैं। दोनों चीजें सही करनी है। तो एक साथ दो कॉलम कैसे अपडेट होते हैं, उसकी कमांड देखेंगे। तो अपडेट स्टूडेंट सेट। अब सेट के आगे पहले कॉलम का नाम, जिसको अपडेट करना है, हमने कहा नेम को। बताओ क्या वैल्यू देनी है। अब देखो, नेम कॉलम को आप अपडेट कर रहे हो और आप जानते हो ये वैर है, तो इसमें कोई प्लस माइनस वाला पॉइंट तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। डायरेक्ट कोई दूसरी वैल्यू बताओगे अपनी। तो नेम हमें करना है यहाँ पर मोन्टू। ठीक है। अब एक और कॉलम करना है, कॉमा। तो जब मल्टीपल कॉलम अपडेट करते हैं तो कॉमा लगाकर उनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कॉमा। अब दूसरा कॉलम जो अपडेट करना चाहते हो, मार्क्स इक्वल टू 59.5। अब गलती से भी अगर आपसे एंटर हो गया, तो इस कमांड का मतलब ये होगा कि नेम कॉलम की वैल्यू मोन्टू कर दो, मार्क्स कॉलम की वैल्यू 59.5 कर दो, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं किस रो में कर दो। तो जब आप वेयर नहीं लगाते हो अपडेट के साथ, तो बाय डिफॉल्ट अपडेशन सारे रोज पर कर दिया जाता है। तो जो कॉलम है ये वाला, ये कॉलम अपनी सारी रोज के लिए अपडेशन कर लेगा। तो शायद ज्यादा बार ऐसा होता होगा कि जब आप अपडेट चलाते होगे तो वेयर चलाते ही होगे, क्योंकि अपडेट में अगर आपने वेयर नहीं लगाया तो पूरी टेबल अपडेट हो जाती है। ऐसा बहुत रेयर होता होगा। वेयर किसका चेंज करना है सर? जिसका रोल नंबर 2 था। वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2। तो नाम इसका मोनू से मोन्टू हो गया सही, और मार्क्स भी इसके अब सही हो गए। नहीं, ये इस कमांड से नहीं हुआ, ये पहले वाली से हो गया है। पहले कमांड क्या लिखी थी? अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स इक्वल। इक्वली हो गया ना, प्लस लगाना भूल गई आप। ऊपर वाली कमांड में देखो, सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स इक्वल होगा, वहाँ +1 होना था, इस वजह से वो सब में हो गया है। तो अब इसका एक ही तरीका है कि अपडेट कमांड सबको अलग अलग वेयर लगा के चलानी पड़ेगी। जैसे अपडेट मार्क्स, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इक्वल टू जो आप देना चाहते हो 58.5, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, फिर एंटर, फिर दूसरे का, फिर तो ऐसे करके सबको बदलने पड़ेंगे अब आपको, तब चलेगा। चलो, तो अब अपडेट कमांड हमारा दो तरह से मैंने आपको यूज करने सिखाई। पहला कि आप क्या कर सकते हैं, एक बार में एक कॉलम अपडेट कर सकते हैं, और दूसरा एक बार में मल्टीपल कॉलम को अपडेट कर सकते हैं। तीसरा वेरिएंट ये भी हम देख पाए कि अपडेट कमांड हम चाहें तो जिस कॉलम को अपडेट करने के लिए लिख रहे हैं, उस कॉलम में आने वाली सारी रोज को अपडेट करें, या उस कॉलम में आने वाली कुछ रोज को अपडेट करें। तो वेयर से इस बात को कंट्रोल किया जाता है। अब अक्सर इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट कुछ मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये पूछा जा रहा है, क्या अपडेट कमांड में हम लिमिट लगा सकते हैं, ऐसे करके। वैसे आपने लिमिट को किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है?
हाँ, तो मैंने आपको पढ़ाया था सेलेक्ट के साथ, कि अगर आपको किसी टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, सारे ना देखकर शुरू की कुछ रिकॉर्ड देखने हैं, जिससे एक ओवरव्यू पता चल जाए क्या हो सकता है, तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट 2 या 3 लिख देते हैं, जिससे शुरू के 2-3 रोज हमारी आ जाती हैं जो आप लिमिट में लिखोगे। बट क्या अपडेट के साथ ऐसा किया जा सकता है कि मैं चाहता हूं बस शुरू की 3 रोज अपडेट हो, बाकी होनी नहीं चाहिए, वेयर की जगह लिमिट लगा सकते हैं। तो अगर आप अपडेट के साथ लिमिट लगाते हैं तो ये पॉसिबल है, और इसका मतलब होगा, जो मैंने कमांड लिखी है इसका मतलब होगा कि मार्क्स कॉलम अपडेट होंगे किसके लिए, शुरू की 3 रोज के लिए। कौन सी 3 होंगी, जो टेबल में शुरू की 3 होंगी उसके लिए अपडेट हो जाएंगे, बाकियों के लिए कोई चेंज आपका नहीं होगा। ये देखो, 73.3 से 74.3 हो गए, उधर 59.5 से 60.5 हो गए, बाकी सब एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरे स्टूडेंट टेबल में जो मार्क्स कॉलम है वो अपडेट होगा। मैंने ना कोई लिमिट लगाई, ना कोई वेयर लगाया, तो अब मार्क्स कॉलम की कितनी रोज के लिए ये अपडेशन होगा, सारी रोज के लिए होगा। अब यहां पर भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कि मान लो मेरी टेबल में 8 लाख रोज हैं, 8 नहीं है, 8 लाख रोज हैं, तो अब ये बताओ कि अपडेट कमांड जब बिहाइंड द सीन 8 लाख रोज को अपडेट करेगी मार्क्स के लिए, तो सबसे पहले कौन सी रो अपडेट होगी, जो टेबल में आती है वो अपडेट होगी या कोई और रो अपडेट होगी, होनी तो सारी हैं, सिर्फ ये पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी। तो जब टेबल में अपडेट कमांड चलती है और मान लो सारी रोज अपडेट करानी है, तो क्या सीक्वेंस में ही अपडेट होती है, जिस ऑर्डर में टेबल में आई हैं उसी ऑर्डर में अपडेट होंगी, लाइक अगर मैं एंटर कर दूं तो पहले ये अपडेट होगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली। आंसर इज यस। तो बाय डिफॉल्ट अपडेट होने का जो ऑर्डर होता है वो हमारा टेबल में जो रिकॉर्ड इंसर्टेड हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, सबसे पहले उनके मार्क्स अपडेट करो जिनके मार्क्स हमारे कम आए हैं, उसके बाद ज्यादा वालों के अपडेट करना। होने सबके हैं लेकिन पहले इनके कर दो, बाद में उनके करना। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास है तो हम अपडेट में भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर वाई लगा सकते हैं, ऑर्डर वाई मार्क्स असेंडिंग। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि सबसे पहले ये कमांड, इसमें जो सबसे कम मार्क्स हैं वो किसके हैं, हमारे 56.6, तो सबसे पहले ये अपडेट होगा, उसके बाद ये अपडेट होगा, फिर ये अपडेट होगा। होने सारे हैं लेकिन क्रम क्या है वो आप अपना इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसका इफेक्ट 8 रोज के साथ डेटा है तो कोई खास है नहीं आपके लिए, लेकिन अगर ये 8 लाख रोज होती तो ऐसा हो सकता था कि इस कमांड को एंटर करने के बाद कंप्लीट होने में 2 मिनट लग जाते, क्योंकि 8 लाख रोज हैं, 8 रोज नहीं है। अब 2 मिनट मेरे लग रहे हैं। अब मान लीजिए मेरी टेबल का डेटा किसी और प्लेस पर यूज हो रहा है, अब उन 2 मिनट के लिए मैं रोकना नहीं चाहता हूं टेबल का एक्सेस, तो मैं चाहता हूं कि पहले जिनके मार्क्स कम हैं पहले उनको अपडेट कर दो, ताकि जहां भी ये टेबल का डेटा पैरेलली कहीं यूज हो रहा है तो वहां पर उनको अपडेटेड मार्क्स पहले देखते रहें, उसके बाद फिर हाईएस्ट वालों का होना चाहिए। तो ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो हम ऑर्डर वाई को भी लगा सकते हैं और इसके अपडेट के साथ। तो पॉइंट इज कि अपडेट कमांड में लिमिट भी लगा सकते हैं, अपडेट कमांड में ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं। अपडेट कमांड क्या करती है, इट इज यूज्ड टू अपडेट ए कॉलम
और कॉलम्स टू ए टेबल। अब इसके अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो पहला सिंटैक्स तो इसका ये हो गया, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो ये कमांड क्या करेगी, टू अपडेट ऑल रोज ऑफ गिवन कॉलम। जो कॉलम का नेम आपने दिया है उस कॉलम के अंदर जितनी रोज आई हैं सारी अपडेट हो जाएंगी इस एक्सप्रेशन से। दूसरा, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम एक्सप्रेशन वेयर कंडीशन। तो इसका काम है टू अपडेट ओनली मैच्ड रोज, जो रोज मैच हुई हैं बस उनको अपडेट किया जाएगा। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन लिमिट एन। टू अपडेट ओनली फर्स्ट एन रोज। चलो, तो अपडेट के लगभग इतने सारे हमारे वेरिएंट्स हैं जो हमने अभी क्लास में डिस्कस करे हैं। जरा स्टूडेंट टेबल के अलावा किसी और कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हो अपडेट कमांड का यूज कहाँ होता होगा। एम्प्लॉयज का डेटा रखा हुआ है, किसी की सैलरी बढ़ गई है, ऑर्डर अमेजन फ्लिपकार्ट पे मान लो, चलो आपने ऑर्डर प्लेस करा तो वहां पर ऑर्डर का स्टेटस आ गया प्लेस्ड, फिर अगला ट्रांजिट, फिर लिखकर आ गया आउट ऑफ डिलीवरी, फिर लिखकर आ गया डिलीवर्ड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बार बार स्टेटस कॉलम की वैल्यू अपडेट हो रही है हमारी, नई रिकॉर्ड थोड़ी इंसर्ट हो रहा है, सेम रिकॉर्ड बार बार अपडेट हमारा होता चला जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग फील्ड फिर से, आज आपके खाते में 1000 रुपए हैं, आप 500 रुपये जमा करके आ गए, तो अपडेट ही तो हो गया, है ना। 1000 का 1500 हो गया, फिर निकाल लिए, फिर अपडेट हो गया। जितनी बार आप पैसा का लेन देन कर रहे हो अपने अकाउंट से, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, अपडेट कमांड चल रही होगी बैलेंस प्लस माइनस करने के।
चलो, अब अगली कमांड हमारी डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड के बाद हमारा बेसिक कमांड्स पूरी हो जाएंगी। इंसर्ट, सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, ये बेसिक कमांड्स कहलाती हैं हमारे। तो अब मैं आपको डिलीट करना यहाँ पे सिखाऊंगा। तो मेरे सामने चैलेंज ये आएगा कि जब मैं डिलीट करना सिखाऊंगा तो टेबल का डेटा लॉस होगा मेरा। मुझे फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे के कॉन्सेप्ट और पढ़ाने हैं आपके लिए। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इस टेबल की कॉपी बना लेते हैं और उस कॉपी पर डिलीट ऑपरेशन सीख लेते हैं। मेन टेबल हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी, डिलीट करना भी हमें आ जाएगी। तो किसी टेबल की कॉपी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी कमांड होती है क्रिएट टेबल। मान लो इसका नाम कर दिया मैंने S2, छोटा सा नाम रख दिया S2 स्टूडेंट 2 ऐसे करके। एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि जो हमने ये सेलेक्ट कमांड लिखी है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इस सेलेक्ट कमांड का रिजल्ट डिस्प्ले में ना आकर वो रिजल्ट इस टेबल में जाके स्टोर हो जाएगा जिसका नाम आपने S2 माना हुआ है। देखो, अब अगर मैं यहां पर दिखाऊं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S2, तो इसमें वही डेटा आ गया जो स्टूडेंट टेबल में था। अब आप इस पर अपना वो ऑपरेशन कर लो जो आपको लग रहा है थोड़ा सेंसिटिव थे। स्टूडेंट टेबल आपकी सेफ है, आगे अपना उस पर प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ। किसको डिलीट करना चाहते हो? हमने कहा मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ जिसके मार्क्स अभी आए ही नहीं है। उसके मार्क्स आएंगे ही नहीं अब। वो एग्जाम उसने दिया ही नहीं था, उसने यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी अब मुझे उसको हटाना है। जिसके मार्क्स मिसिंग हैं उन सबको हटा दो। क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम S2। मेक श्योर दूसरी वाली टेबल का नाम लिखना है यहाँ पे, वरना पुरानी वाली का लिख दोगे एक्चुअल वाली का तो उसमें से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट फ्रॉम S2 वेयर मार्क्स, क्या लिखें आगे? इज, ना कि इक्वल, नल। जहां पर मार्क्स नल हैं वहां पर S2 टेबल से रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ये रिकॉर्ड खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो जाएगा। और अगर आप किसी पार्टिकुलर का डिलीट करना चाहते हो तो रोल नंबर से कर दो, पार्टिकुलर का डिलीट हो जाएगा। और सर, मान लीजिए गलती से गलती हो गई और मैं वेयर लगाना भूल गया, बस डिलीट फ्रॉम S2 और एंटर कर दिया, तो अब सारी रोज डिलीट हो गई, टेबल में कुछ नहीं बचा अब। एम्प्टी सेट। तो डिलीट कमांड बहुत सेंसिटिव होती है। इसको रन करते समय मेक श्योर कि आपने वेयर लगा लिया है। अगर आपने वेयर नहीं लगाया है तो मतलब आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ऐसे सिनेरियो होगा ही नहीं कि आपसे कोई ये कह दे सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो। लेकिन अगर कोई सिनेरियो है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो डिलीट कमांड इस तरह से हमारे जीरो से लेकर एंड रिकॉर्ड तक डिलीट करने के लिए यूज हो सकती है। तो सर ऐसा भी हो सकता है डिलीट कमांड से कुछ डिलीट ही ना हो। हमने कहा देखो, मैं लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 0। अब बताओ स्टूडेंट टेबल में
क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? तो डिलीट कमांड तो सही लिखी है, लेकिन जीरो रो अफेक्टेड। तो मैं स्टूडेंट पे चला आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका फर्क पड़ेगा नहीं कुछ। ठीक है। तो डिलीट कमांड, इट इज यूज टू डिलीट 0 to n rows, delete from table name, कॉलम उसका अलग कमांड है। तो ये जो कमांड अभी हमने सीखी है, इट इज ओनली फॉर रोज, नॉट फॉर कॉलम। आप कहो सर मैं कॉलम हटाना चाहता हूँ मार्क्स का, तो अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है। तो डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट रोज। तो यानी कि जब आप बोलो डेटा डिलीट करना है, तो डेटा शब्द को क्लेरिफाई करो कि आप रो की बात कर रहे हो कि कॉलम की बात कर रहे हो, है ना? तो सामने वाले को पता है कि ज्यादा बार डेटा का मतलब रो ही होता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियरिटी दो कि भाई रोज की बात हो रही है ना कि कॉलम की या कॉलम्स की बात हो रही है। अब हमारे पास एक और कमांड होती है, ट्रंकेट कमांड। अक्सर जब डिलीट पूछा जाता है तो इसके साथ दो कमांड और साथ में आती हैं। एक का नाम है ट्रंकेट, एक का नाम है ड्रॉप। तो अभी डिलीट तुमने पढ़ लिया, अब ट्रंकेट पढ़ते हैं। इट इज यूज टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। तो ट्रंकेट कमांड बहुत सेंसिटिव है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ट्रंकेट कमांड से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं। रिकॉर्ड मतलब रोज, एक ही बात है ना? तो ये सारी रोज को डिलीट करने के लिए यूज होती है, इसमें वेयर नहीं लगा सकते। तो ट्रंकेट में वेयर अलाउड नहीं है। तो ट्रंकेट फास्ट है ना? तो अगर आपको सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो आप ट्रंकेट यूज करो। तो अब मैं फिर से एक टेबल बना लेता हूँ S3 नाम से। अब मैं इस S3 टेबल के सारे रोज डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये पहले मैंने S3 टेबल बना ली, एक कॉपी बन गई स्टूडेंट की। अब इस S3 टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो ये लिखेंगे ट्रंकेट टेबल
टेबल का नाम। ध्यान रखना, ट्रंकेट कमांड में टेबल कीवर्ड भी आता है और टेबल का नाम भी आता है। जो आपकी डिलीट कमांड है उसमें टेबल कीवर्ड नहीं आता है, सीधा टेबल का नाम आता है। अब चलाओगे तो खाली S3 अभी भरा हुआ था, अब खाली हो गया। ड्रॉप कमांड। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है इट इज यूज टू ड्रॉप टेबल। टेबल ही खत्म, ना कोई रो बची ना कोई कॉलम बचा, टेबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। जबकि डिलीट और ट्रंकेट में भले ही आप सारी रो डिलीट कर दो, कॉलम रहते हैं, टेबल रहती है ना, लेकिन ड्रॉप कमांड से टेबल ही खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता। ठीक है। तो अब फिर से मान लो S4 नाम से एक टेबल बना ली मैंने। अब S4 टेबल मेरे पास ये रही। अब लिखा मैंने यहाँ पर ड्रॉप टेबल S4, खत्म। अब अगर मैं कहूँ कि S4 खाली हो गई दिखा दो, है ही नहीं, S4 टेबल ही खत्म हो गई, एरर आएगी। आप S4 टेबल पर कोई कमांड चला ही नहीं सकते। टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। S4 नाम की टेबल ही खत्म हो गई, वेयर नहीं लगता इसमें। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप, तीनों अक्सर एक साथ पूछे जाते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है? हमारा जो डिलीट कमांड है वो 0 से लेकर n रोज डिलीट करने के लिए यूज होती है, वेयर लगा सकते हैं उसमें। ठीक है। ट्रंकेट कमांड में वेयर नहीं लगाते, हमेशा सारी रोज डिलीट करके ही जाएगी है। ड्रॉप टेबल को ही खत्म कर देती है। तो टेबल नहीं बची तो कुछ नहीं बचा, ना कोई रो बची ना कोई कॉलम बचा, टेबल ही खत्म हो गई। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे। कल थोड़ा और एडवांस की तरफ मूव करेंगे एसक्यूएल के अंदर। तो बेसिक पोर्शन हमारा पूरा हो गया।